हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जीके जीएस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो मोस्ट एक सेट होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती है? तो अलैंगिक जनन की विशेषता क्या होता है? तो इसमें जीवों का केवल एक ही व्यष्टि भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक व्यष्टि भाग लेता है, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित रहता है। इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं, मतलब इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। और इस प्रकार के जनन में केवल अर्धसूत्री नहीं है, गलत, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, लैंगिक जनन में दो व्यष्टि भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में एक व्यक्ति भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा होता है। धरती पे सबसे पहले अलैंगिक जनन ही विकास हुआ था। धरती पे सबसे पहले अलैंगिक जनन ही विकास हुआ था। अलैंगिक जनन में केवल एक व्यष्टि भाग लेते हैं, लैंगिक में दो व्यष्टि भाग लेते हैं। लैंगिक में निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। देखिए, यह आवर्त सारणी में आप देखे हैं, ऐसे ऐसे वर्ग है, वर्गों की संख्या 18 है। और ऐसे आवर्त है, आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग 18 है। सभी वर्ग में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अगर आप सभी वर्ग में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होता है, सभी वर्ग में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे पहला वर्ग में एक बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा वर्ग में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान नहीं होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षाओं को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान बनी रहती है। नहीं, ये गलत है, ये बात गलत है। याद रखिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। अगर आप आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो आपको परमाणु का आकार घटता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता है, तो वहां धात्विक गुण भी घटता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अपवर्तनांक में वृद्धि के साथ क्रांति कोण में वृद्धि होती है। देखिए, अपवर्तनांक में बराबर बोलता है साइन सी बराबर 1/n। n अपवर्तनांक है और c क्या है? क्रांति कोण है। तो अगर क्रांति कोण में वृद्धि होती है तो अपवर्तनांक में कमी आएगा। पहला कथन गलत है। अपवर्तनांक में वृद्धि होगा तो क्रांति कोण में कमी होगा। अपवर्तनांक में वृद्धि के साथ क्रांति कोण में कमी होती है। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। देखिए, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। आपको पता है कि अगर ये विरल माध्यम है और ये संघन माध्यम है और इनके बीच लंब अगर खींचा जाए तो अगर लौटा नहीं है, अगर ऐसे लौट गया तो प्रकाश के परिवर्तन,
और अगर पार हो गया तो यह अपवर्तनांक को पालन करता है, अपवर्तनांक को पालन करता है। और यह अपवर्तन कौन होता है, यह अपवर्तन कौन होता है? तो अगर कहा जाए निर्वात का अपवर्तनांक कहा जाए तो एक होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है और क्रांतिक कोण 90 होता है। याद रखिएगा, निर्वात का अपवर्तनांक कोण 1 होता है और क्रांतिक कोण 90 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। तो अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण क्या होता है, घटता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के लिए फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है। जो पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। याद रखिएगा, पौधों में भोजन का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होगा। पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है ग्लूकोज के रूप में होता है। अब पौधे में भोजन का संचय कहा जाए तो स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में भोजन का संचय दोस्तों स्टार्च के रूप में होता है और पौधों में परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। याद रखिएगा, यदि X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 और Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो X तथा Y संयुक्त से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, किसी भी रासायनिक सूत्र बनने में उसकी संयोजकता भाग लेता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, उसकी संयोजकता भाग लेता है। कौन भाग लेता है? संयोजकता। तो X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 6, तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता को देखिए 12वीं कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को लेता या देता है तो वही संयोजकता होगा। तो अगर 6 है तो 5 6 7 5 6 7 वाला इलेक्ट्रॉन लेता है तो जितना लेगा वही उसकी संयोजकता होगा, वही संयोजकता होगा। तो X की संयोजकता 2 हो जाएगा, X की संयोजकता 2 हो जाएगा। और Y की संयोजकता कहा जाए तो 12वीं कक्षा में 1 है, जिसकी 12वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसका संयोजकता वही होता है, उसका संयोजकता वही होता है। तो X की संयोजकता 2 हो जाएगा और Y की संयोजकता 1 से। तो जब फार्मूला बनाएगा तो आपस में संयोजकता बदल लेता है, आपस में संयोजकता बदल लेगा तो क्या हो जाएगा? XY2 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 हो जाएगा। जिससे आपको और बताते हैं, मान लीजिए R की संयोजकता 3 दे दे और S की संयोजकता 2 दे दे तो A आपस में संयोजकता क्या करेगा? यहां से ऐसे क्रॉस ले लेगा, R2S 3 हो जाएगा। इस संयोजकता आपस में बदल लेता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी को वेबर कहा जाता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को कहा जाता है टेस्ला, इसे टेस्ला भी कहा जाता है। और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक दोस्तों वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक खाली वेबर होता है या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। पक्षी कीट चमगादड़ के पंख होते हैं। देखिए, पक्षी कीट चमगादड़ के पंख असमजात अंग होते हैं, इसे समरूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनका कार्य समान हो, संरचना भिन्न हो, संरचना भिन्न हो, उसे असमजात अंग कहा जाता है या उसे समरूप कहा जाता है। तब पक्षी कीट चमगादड़ के पंख असमजात अंग के उदाहरण होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की विद्युत की चालकता का सही क्रम है? धातुओं की विद्युत का चालकता सबसे ज्यादा चालक पदार्थ कहा जाए तो कॉपर है, सॉरी चांदी है, चांदी है, उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, सोना है, मरकरी है, उसके बाद लोहा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सर। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। लेंस के कितनी दूर पर वस्तु को रखा जाए कि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो? लेंस की 10 सेंटीमीटर की। तो यू बराबर पूछ रहा है, भी बराबर दिया हुआ है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होता है। तो लेंस सूत्र आपको याद हो, लेंस सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र है दोस्तों। इस पर अगर रखिएगा आप तो आपका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का मंदक तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है या मंदक के तौर पर किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल द्रव सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का वही काम है जो शीतलक काम है। नहीं, देखिए मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को ऊर्जा को कम करना। न्यूट्रॉन के गति को ऊर्जा को कम करना मंदक का काम है। शीतलक का काम है नाभिकीय ऊर्जा को ग्रहण करना। शीतलक का काम है नाभिकीय ऊर्जा को ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी सही है। ऑप्शन नंबर एक गलत बोला है। एक पॉलीसोम किसके ग्रुप का बना होता है? तो एक पॉलीसोम जो बना होता है वो राइबोसोम ग्रुप का बना होता है। फास्फोरस का कौन सा अवरूप विद्युत का सुचालक होता है? फास्फोरस का कौन सा अपर रूप विद्युत का कुचालक होता है? देखिए श्वेत, ये फास्फोरस का सभी अवरूप है, चारों के चारों अवरूप है। लेकिन जो काला फास्फोरस है दोस्तों, काला फास्फोरस विद्युत का सुचालक होता है। फास्फोरस का अवरूप है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस। लेकिन काला फास्फोरस है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 के डी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नहीं, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस जितना अधिक होगी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगी। नहीं, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको पता है आवर्धन क्षमता बराबर आवर्धन क्षमता बराबर होता है D/F। कैपिटल डी होता है D/F। डी बराबर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आग्रपाद, देखिए आग्रपाद में 30 गुने 1 आग्रपाद में 30 होता है, 2 आग्रपाद होता है, 3 दूनी 60 सही है। पक्षपाद इसमें भी 30 रहता है, तो 3 दूनी 60 सही है।
अंश मेखला, अंश मेखला का मतलब होता है कंधा, कंधा। तो एक कंधा में 2 गुने 2 तो कितना होता है 4। तो यहाँ 8 लिखा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। 14 के सी है जो मेल नहीं खाता है। श्रेणी मतलब होता है, श्रेणी मतलब कमर, कमर में क्या होता है 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों सी। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 15 के राइट आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे बी, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। काली वस्तु के लिए स्टीफन का विकिरण नियम क्या होता है? तो काली वस्तु का स्टीफन का नियम ऊर्जा, ऊर्जा के परम ताप के चतुर्थ घाती, परम ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा जो होता है परम ताप के चतुर्थ परम ताप के चतुर्थ घाती के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती होता है। ई समानुपाती टी के पावर 4। निम्नलिखित में किन कोशिका के द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन का निर्माण होता है? तो मास्ट कोशिका के माध्यम से। किस कोशिका के माध्यम से? मास्ट कोशिका के माध्यम से। रेडियो सक्रिय परमाणु अल्फा कण उत्सर्जन में नवनिर्मित परमाणु का स्थान आवर्त सारणी में किस रूप में परिवर्तित होगा? तो 18 के राइट, 2 स्थान बाएं, 2 स्थान बाएं। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को बीच में 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है और दोनों भाग को एक साथ ऐंठ दिया जाता है। अब इस तार के नए प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए सर, 8 ओम वाले इसे 180 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है, 80 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है और 80 डिग्री पे मोड़ने पर जब तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो इस समांतर क्रम हुआ तो समांतर क्रम प्रतिरोध बना लेगा। तो 4 गुने 4 बटा 4 प्लस 4। अब कैसे हुआ जैसे समझ, देखिए एक तार है, यह तार है, यह तार को मोड़कर 180 डिग्री बनाया जाता है। तो यहां से ए भी 4 ओम हुआ और ए भी 4 ओम हुआ। अब 2 गो समांतर क्रम है तो 2 गो के समांतर क्रम में होता है आरपी बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 होता है दोस्तों, यही सूत्र होता है। तो अब आरपी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 4 बटा 4 प्लस 4 बराबर 16 बटा 8, कटेगा कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल स्पेस शटल में किया जाता है। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने का सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कठोर जल साबुन से झाग क्यों नहीं बनाते हैं? कठोर जल साबुन से झाग क्यों नहीं बनाते हैं, झाग नहीं देता है? तो देखिए कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, यही कारण साबुन झाग नहीं देता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। तेईस देखिएगा, अवमंदित कंपन में वस्तु के कंपन का आयाम समय के साथ क्या होता है? तो अवमंदित कंपन में वस्तु के कंपन का आयाम समय के साथ घटता है, समय के साथ घटता है। यदि ए पिता का रुधिर वर्ग ए और माता का रुधिर वर्ग बी, तो बताइए किस की पुत्री का निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है?
तो देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा क्या कि ए और बी है तो उसका रुधिर भर ए बी ओ या बी हो सकता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रियाशील न होने से H2 नहीं बनाएगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा? तो मरकरी, क्या? मरकरी। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहेगा? तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा के साथ गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है और दोनों को सम्मिलित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो 26 की क्या होगा? डी होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान में कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन थर्मामीटर का स्केल फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। थर्मामीटर के अंदर लिक्विड पदार्थ जो होता है वो मरकरी या पारा बोलते हैं उसे। एक ध्वनि की तरंग 340 मीटर की चाल से चलता है। यदि तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर, तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंगों की आवृत्ति जो होगा वो हमारे 17,000 H2 होगा। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा जो रोग फैलता है वो टीबी फैलता है। क्या फैलता है? टीबी फैलता है। बाकी एड्स है जो संपर्क में आने से होता है, घिंघा आयोडीन की कमी से होता है और डेंगू मच्छर को काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आधुनिक सूचना तकनीक एवं कंप्यूटर युग में फिशिंग क्या है? फिनिशिंग क्या है? तो फिनिशिंग लोगों के प्राइवेट, पर्सनल एवं वित्तीय सूचना पूछने वाले फर्जी मेल जो प्रतीत होता है कि वह किसी बैंक या बड़े संस्था की वेबसाइट से है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव ग्राफियन पुटका से होता है। ग्राफियन पुटका से होता है। अक्रिय गैस के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में सही है। वायुमंडल में लगभग 1% अक्रिय गैस उपस्थित रहते हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में आर्गन होती है। ये भी सही है। अक्रिय गैस की संख्या 6 होती है दोस्तों। रेडॉन ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये भी सही है। हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकता है। नहीं, सिर्फ जेनॉन है, जेनॉन जो है वह यौगिक बनाता है, बाकी कोई भी अक्रिय गैस यौगिक नहीं बनाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 अक्रिय गैस है। जेनॉन है जो सिर्फ अक्रिय गैस ऐसा है जो यौगिक बनाता है। रेडॉन ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाया भी नहीं जाता है, याद रखिएगा। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का उपयोग बहुमूल पत्थर और हीरो के द्रव्यवि का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मानव त्वचा का रंग मीलालिन बनने के कारण होता है। हाँ सर, मानव शरीर के जो मानव त्वचा का रंग जो मीलालिन वर्णक के कारण होता है। त्वचा में मीलालिन वर्णक नहीं बनने के कारण सफेद दाग हो जाता है। हाँ सर, दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। सफेद दाग एकमात्र समाधान कीमोरोपैथी है, नहीं सर ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? तो बिंडल एवं टैटम नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर जाइगोट कहलाएगा। दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है? तो चिल्ली सॉल्ट पीटर, तो चिल्ली सॉल्ट पीटर सही है। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं नहीं, ए चिल्ली सॉल्ट पीटर को नहीं, इसे यही विकल्प गलत है। चिल्ली सॉल्ट को सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। यह सदपुष्प हॉर्न सिल्वर येलो एक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये गलत है। एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसे पढ़ने के लिए आवश्यक चश्मे में लगे लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 50 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर। चरस गांजा एवं भांग की प्राप्ति किस पौधा द्वारा होता है? तो कैनाबिस के द्वारा। चरस गांजा एवं भांग की प्राप्ति किस पौधा द्वारा होता है? तो कैनाबिस के द्वारा। जंतु जगत के किस फाइलम में जीवों में सर्वप्रथम वास्तविक देह गुहा की उत्पत्ति हुई थी? तो एनीलिडा। क्या दोस्तों? एनीलिडा। एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो देखिए, परमाणु पर कुल आवेश -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वास्तविक इलेक्ट्रॉन कितना है? 17, और न्यूट्रॉन कितना है? 20। तो वास्तविक इलेक्ट्रॉन 17 था, लिया तब ना 18 हुआ, तो ये दोनों का योगफल मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को योगफल को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है, तो 37 हो जाएगा राइट आंसर से। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या होगा? इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या होगा? तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु जो होगा वो त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंडे देने वाले मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाते हैं? नहीं सर। अधिक मांस देने वाले मुर्गियां लेयर कहलाते हैं? नहीं, दोनों गलत है। निम्न में से कौन सा पदार्थ कोलाइड जेल का उदाहरण है? देखिए टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, अगले बार पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो पनीर 45 के क्या होगा? पनीर। दूध पायस का उदाहरण है। 18 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लग कर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो वह बल कितना उत्पन्न करेगा? सबसे पहले आपको त्वरण निकालना होगा, और 18 न्यूटन के दिया हुआ है, तो यहां से आपको द्रव्यमान निकालना हो, तब दोनों को बांधना होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड।
गेहूं के किस प्रजाति में मुख्यतः सूजी बनाया जाता है? तो ट्रिटिकम डूरम से ये गेहूं का एक प्रजाति है दोस्तों। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन और की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली नाभिकीय बल होता है। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नोरियो तानीगुची। तो ये आपका 50 क्वेश्चन है। अगले बार से सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा जो लॉन्ग जाएगा।